वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 3 में दिए गए आपके टॉपिक राज्य तथा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में से राज्य के विषय में बात करना चाहेंगे। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके अध्ययन का मुख्य विषय राज्य ही है। अब प्रश्न यह आता है कि राज्य क्या है। सभी व्यक्ति राज्य के अंदर निवास करते हैं, तथापि राज्य के बारे में हमेशा से अधिकांश लोग बहुत ही कम जानते हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग एक निश्चित और वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। प्राचीन यूनानी लेखकों ने राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ था नगर और राज्य। परंतु अब नगर राज्यों का युग समाप्त हो चुका है और आधुनिक समय में बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य हो गए हैं। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। राज्य सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। सुंदर एवं नैतिक जीवन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति राज्य है। समाज के अंतर्गत राज्य ही एकमात्र सर्वोत्तम सत्ता है। राज्य समाज की शक्ति का प्रतीक है और सामाजिक जीवन की प्रथम आवश्यकता है। राज्य के सुप्रबंध पर ही किसी देश की जनता का सुख और उन्नति निर्भर करती है। राज्य शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। राजनीति विज्ञान के लेखकों और विचारकों में राज्य की परिभाषा के संबंध में बहुत अधिक मतभेद हैं। शुल्ज ने इस विषय में ठीक ही कहा है कि राज्य शब्द की उतनी परिभाषा है जितने राजनीति के लेखक हैं। यूनान के लोग राज्य को पोलिस शब्द इसके लिए काम में लेते थे, जिसका अर्थ था नगर समुदाय। परंतु अब अगर हम इसे देखें तो यह अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द का पर्यायवाची है। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से निकला है। स्टेटस का शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है। धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ बदल गया और सिसरो के समय इसका संबंध संपूर्ण समाज के स्तर से माना जाने लगा। कुछ विद्वानों ने राज्य की परिभाषा राज्य के निर्माणक तत्वों के आधार पर की है। हॉलैंड ने राज्य के 2 तत्व बताए हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। गार्नर के अनुसार राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता हो, बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः या अंशतः स्वतंत्र हो और जिसमें ऐसी सरकार विद्यमान हो जिसके आदेश का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता है। इसी प्रकार विलोबी के अनुसार राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर ने ही दी है। उसकी परिभाषा में राज्य के सभी आवश्यक तत्व लगभग सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अब बात आती है कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो आधुनिक राज्यशास्त्रियों के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य मनुष्यों की एक संस्था है। मनुष्यों के बिना कोई मानव समुदाय नहीं बन सकता। मनुष्यों के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लीकॉक के अनुसार बिना जीवित मनुष्यों के पृथ्वी के किसी खाली भाग में राज्य नहीं बन सकता।
जनसंख्या का होना राज्य की बुनियादी आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठ सकता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या निश्चित की थी, किंतु अरस्तु ने राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। गार्नर के अनुसार जनसंख्या राज्य के संगठन को चलाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जो राज्य की प्रादेशिक सीमा और प्राकृतिक क्षमता से अधिक नहीं रहनी चाहिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए, जिसके गुणात्मक पक्ष पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य का दूसरा तत्व जो है वो निश्चित भूभाग यानी कि उसकी टेरिटरी होता है। किसी भी निश्चित भूभाग के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि बिना निश्चित भूखंड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार जनसंख्या के बारे में हम निश्चित सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, उसी प्रकार राज्य के क्षेत्र के बारे में भी कोई सीमा नहीं बताई जा सकती है। राज्य की सीमाएं निश्चित अवश्य होनी चाहिए। भूमि का महत्व केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। वहाँ के लोगों में राष्ट्र प्रेम, एकता, बंधुत्व आदि की भावनाएं अगर वहाँ का एक भूभाग ना हो तो ये सब चीजें नहीं आ सकती हैं। राज्य का जो तीसरा आवश्यक तत्व होता है वो सरकार है, जिसके बिना किसी भी राज्य का निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहाँ कोई सरकार ना हो, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है, सरकार उसका मूर्त रूप होती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार सरकार वह मशीनरी है जिसके माध्यम से राज्य की अभिव्यक्ति होती है। सरकार के अनुपस्थिति में राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, लोकहित की अभिवृद्धि नहीं कर सकता। सरकार के अभाव में राज्य बिखर जाएगा, कानून और व्यवस्था भंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चौथा तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है संप्रभुता। इसे राज्य का प्राण कहा जा सकता है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। प्रभु सत्ता ही राज्य का वह तत्व है जो उसे अन्य समूहों और समुदायों से पृथक करता है। इस शक्ति के आधार पर राज्य को अन्य समुदायों से श्रेष्ठतर माना जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पूर्व राजनीतिक दृष्टि से राज्य नहीं था, क्योंकि उसके पास संप्रभु शक्ति नहीं थी। राज्य की संप्रभुता को दो रूपों में देखा जा सकता है, आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च है और उसके अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर उसके कानून लागू होते हैं। बाह्य संप्रभुता से अभिप्राय है कि राज्य बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, वह अपनी विदेश नीति स्वयं निर्धारित कर सकता है, अन्य राज्यों के साथ स्वेच्छा से संबंध स्थापित कर सकता है तथा किसी अन्य राज्य का उस पर कोई दबाव नहीं होता है। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि संप्रभुता का अर्थ होता है किसी भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार राज्य के उपर्युक्त चारों तत्वों का होना आवश्यक है। इन तत्वों में से किसी एक तत्व के अभाव में किसी भी संगठन को राज्य कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता है। अब बच्चों एक कंफ्यूजन ज़रूर होता है हमारे बीच में
कि हम राजस्थान को भी राज्य कहते हैं, एमपी को भी राज्य कहते हैं, यूपी को भी राज्य कहते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम इन्हें राज्य कहते हैं। तो क्या ये राज्य हैं? नहीं। पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि राज्य में 4 तत्वों का होना आवश्यक है, तो राजस्थान में आप मेरे साथ यूं देखें कि एक निश्चित जनसंख्या है, निश्चित उसका भूभाग है, एक सरकार भी है, लेकिन उसमें संप्रभुता नहीं है। बाहरी रूप में केंद्र की सरकार उससे ऊपर है, जिसके निर्णयों के खिलाफ राज्य की सरकार नहीं जा सकती है, इसलिए संप्रभुता का तत्व उसमें नहीं है। अतः हम उसे पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार राज्य नहीं कह सकते हैं। वो केवल एक इकाई है, प्रदेश, प्रांत कह सकते हैं हम उसको। इसलिए आगे से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जिसे हम देश कहते हैं वो राज्य है पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार, और जिसे हम राज्य कह रहे हैं वो प्रांत है। आगे के वीडियोस में हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आप राज्य को अच्छे प्रकार से पढ़ें और इसे समझें। धन्यवाद।